नमस्कार किसान भाइयों, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन के आज के हमारे इस खास अंक में। किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है पशुपालन, क्योंकि ग्रीष्मकालीन का सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में पशुओं के लिए महत्वपूर्ण बातें आपको जानना बेहद ज़रूरी हो जाती है। तो सवाल यही है कि किसान भाई पशुपालन के व्यवसाय से कैसे जुड़ सकते हैं, पशुपालन का कौन सा व्यवसाय किसानों के लिए, दर्शकों के लिए आज मुफीद साबित होने वाला है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। पशुपालन में गाय, बकरी, भेड़, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, ऐसे तमाम विषयों पर हमारी आज की खास चर्चा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए स्टूडियो में मौजूद हैं पीके शर्मा साहब, जो कि वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं। बहुत स्वागत आपका पीके शर्मा साहब। जैसा कि आप जानते हैं पीके शर्मा जी, ग्रीष्मकालीन शुरू हो चुका है। ऐसे में जो नए पशुपालक हैं वो ग्रीष्मकालीन में कैसे तैयारी करें पशुपालन को लेकर, पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये भी कि पशुपालन का कौन सा व्यवसाय, चाहे वो गाय पालन का हो, भेड़, बकरी, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कौन सा व्यवसाय मुफीद साबित होने वाला है ग्रीष्मकाल में? देखिए, पशुपालन जो व्यवसाय है ये अपने आप में व्यापक अपना रूप रखता है। ऐसे में जो है, चाहे वो हमारी गौवंशी मतलब गाय का पालन करें या भैंस का, बकरी पालन, आपकी भेड़ पालन, ये समूची माने इसमें बहुत काफ़ी कुछ संभावनाएं छिपी हैं। निश्चित रूप से अर्थ के साथ साथ मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ गौ सेवा की बात है, इसमें लोक और परलोक दोनों ही संभलते हैं। जहाँ हम लोक की बात करें तो निश्चित रूप से श्वेत क्रांति जब आएगी, दुग्धोत्पादन का जो ग्राफ हमारा बढ़ेगा, तो हमको जो है पर कैपिटा जो दूध उत्पादन यदि बढ़ता है तो निश्चित रूप से हमें हमारे स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव आएगा। और साथ ही साथ मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जिस मौसम विशेष में हम पशुपालन व्यवसाय की बात कर रहे हैं, तो ये ग्रीष्म ऋतु का मौसम है। ऐसे में जो है सनई सनई जो है धूप भी अपने स्वभाव पर आ चली है, तापमान दिन का काफ़ी बढ़ चला है। तो ऐसे में हमारे पशुओं के स्वास्थ्य का हम किस प्रकार ध्यान रखें, ये प्रमुख रूप से ये बात सामने आती है। तो जिन किसान भाइयों ने, मैं तो अभी गौशाला से शुरू करूंगा कि सबसे पहले तो गौशाला की नियमित साफ सफाई करें, हर संभव गौशाला को सूखी रखें, वहाँ पर मलमूत्र, गोबर इत्यादि एकत्रित ना होने दें, और जो नाली से जो मूत्र का जो बहाव है वो भी बिल्कुल विधिवत रहे, कहीं मूत्र आदि एकत्रित ना होने पाए, जिससे पशु के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। खास बात एक सामने आती है कि अभी तक जिन किसान भाइयों ने गौशाला में, शीत ऋतु का मौसम था, ऐसे में जिन किसान भाइयों ने शीतलहर से बचाने के लिए गौशाला की दीवारों पर जो टाट पट्टी बचाव के लिए जो बांध देते हैं, उनको निकालना ना भूलें। अब हवा का आवागमन जो है अच्छा होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जैसे पूरी तरह से भी उनको ना हटाएं, अभी इतनी हवाओं में जो है गर्मी नहीं है, तो उनको समय समय पर उनका विशेष ध्यान रखें। हो सके तो यदि जिन किसान भाइयों ने उन टाट पट्टियों को यदि जो बारदाने की बनाई है, तो उनको थोड़ा सा पानी का छिड़काव भी उन पर कर सकते हैं, तो हवाएं ठंडी बहकर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। ग्रीष्मकाल में पशुओं की देखभाल के लिए महत्वपूर्ण जरूरी जानकारियां, सावधानियां आपने बताई। दूसरी बात यह भी है कि ग्रीष्मकाल में पशुओं को किस तरह से सावधानी के साथ सुरक्षित रखा जा सके, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जा सके, ये भी आपने जानकारी दी है। ग्रीष्मकाल में रोगों से बचने के लिए किसान भाई, पशुपालक क्या कर सकते हैं, वो बचाव और उपाय भी आप बताएं। जी देखिए, इस समय क्या है, ग्रीष्म ऋतु में जो हमारी किल्ली होती हैं, जो बाह्य परजीवी हैं, इनका ब्रीडिंग सीजन कहलाता है। इसमें ये बहुतायत में जो है अंडे देती हैं, ब्रीडिंग सीजन है, तो इसमें किल्लियों की संख्या काफी तादाद में बढ़ जाती है। तो इससे बचाव के लिए किसान भाइयों को मैं संदेश के रूप में एक बात बताना चाहूँगा कि किल्ली का भी नियंत्रण किया जाए। मतलब ये दरारों में जहाँ ऐसी
भूसा का जो आपका इकट्ठा आपने जहाँ करा है, मतलब जहाँ दरारें, ठंडा स्थान, ऐसे नम स्थान पर ये किलनी अपने लिए जगह बना कर रखती हैं। ऐसी जगह पर मतलब ये अंडे देती हैं। तो इसके लिए कई रसायन इसके लिए उपयोग में लाए जाते हैं। उनका एक निश्चित सांद्रण के रूप में छिड़काव करें तो निश्चित रूप से हम इनकी जो लाइफ साइकिल है, इसकी जो जीवन चक्र है, हम उसको समाप्त करके हमारे पशुओं को किलनी के प्रकोप से बचा सकते हैं। किलनियाँ न केवल मतलब तनाव पैदा करती, निश्चित रूप से एक उदाहरण के तौर पे यदि हमारे शरीर में एक किलनी परजीवी कहीं से लग जाए तो हमें बेचैन कर देगी वो। जब तक हम किलनी को निकाल नहीं लेंगे शरीर से तो हमें चैन नहीं पड़ेगी। कल्पना करें आप, हमने देखा है कि हमारे पशुओं को असंख्य मात्रा में जो है किलनियाँ लगी रहती हैं तो उनको भी स्ट्रेस, तनाव पैदा होता है। उस तनाव के चलते पशु मतलब ठीक से मतलब उसी तनाव में लगा रहता है, जगह जगह से अपने घिसता रहेगा, अपने रगड़ता रहेगा बदन को, तो वो खाना पीना भी अपना भूल जाता है। और साथ ही साथ मतलब ये परजीवी जो है निश्चित रूप से खून का चूषण करते हैं और शरीर में जो है खून का खेल है, खून से ही दूध बनता है। पीके शर्मा जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम पशुपालन पर कुछ और चर्चाएं करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे किसान भाइयों। ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर किसान भाइयों आप सभी का बहुत स्वागत है। पशुपालन पर हम चर्चा कर रहे हैं। ग्रीष्मकालीन पशुपालन व्यवस्था पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पशु चिकित्सक पीके शर्मा जी मौजूद हैं। और साथ ही साथ ये भयावह एक दो प्रकार की जो जानलेवा बीमारियां हैं ये भी इनसे फैलती हैं। ये वेक्टर का काम करती है, एक माध्यम बन जाती है। इनके शरीर में जो है परजीवी रहते हैं और जब ये खून जब सक करती तो उसी समय ये पैरासाइट को शरीर में छोड़ देती है। तो इससे जानलेवा बीमारियों के नाम मैं आपको बताऊंगा और उनके लक्षण भी। साथ ही साथ आप बिल्कुल पहचान जाएंगे कि ये निश्चित रूप से ये किलनी द्वारा ही ये बीमारी हुई है। तो उसमें जो है बेबेसियोसिस नाम की एक बीमारी है जो इस किलनी के काटने के द्वारा ही होती है। तो इसके जो लक्षण हैं उसमें पशु का शरीर का जो तापमान है वो 105 से 106 तक फ़ारेनहाइट डिग्री पे चला जाएगा। बहुत शरीर, अब यदि शरीर पर हाथ रखेंगे तो बिल्कुल तपा हुआ आप अपने जानवर को पाएंगे। और साथ ही साथ उसमें जो पेशाब का जो कलर है वो काफ़ी कलर का जो है इसमें आ जाता है, बिल्कुल लाल पेशाब बहेगी। तो आप समझ जाएं कि ये निश्चित रूप से बेबेसियोसिस नाम की बीमारी हमारे पशु को हो गई है। एक और बीमारी है थाइलेरियोसिस। इसमें पशु का तापमान कॉफ़ी कलर की जो है गहरी मतलब पेशाब पशु के योनि से जो आएगी और इसमें भी तापक्रम यदि शरीर का नापा जाए तो 108 डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें रहेगा। बहुत बढ़ा हुआ तापक्रम रहता है। और कई बार आपको एक और लक्षण इसका विशेष है, यदि अगले पैर के जो कंधे के पास में यदि हाथ उठाकर आप देखेंगे तो यहाँ एक गांठ सी बन जाती है। बिल्कुल। हाँ, इसकी जो ग्लैंड्स जो है ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो ये इस प्रकार की जो बीमारियां हैं ये जानलेवा हैं और न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मतलब आपको किलनी को समूल नष्ट करना है। तो इस तरह से ये बात बिल्कुल। इसके नियंत्रण के लिए क्या कुछ कर सकते हैं हमारे पशुपालक? उनको आप कुछ सुझाव देना चाहिए, कौन सी दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए? अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो उन्हें तत्काल पशु चिकित्सक को दिखाना भी चाहिए। जी मुझे बिल्कुल। लगता है देखिए इसमें डेल्टामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन नाम के जो रसायन केमिकल्स आते हैं इनको निश्चित अनुपात में यदि शरीर पर स्प्रे करना है या शरीर में उसका घोल बना के पोंछा लगाना है तो शरीर पर लगाने के लिए इसमें 2 ml दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बनाएं। उस बने हुए घोल को पूरे शरीर में, हाथ में हो सके तो ग्लव्स वगैरह पहन लें आप, दस्ताने, ताकि उसका प्रभाव आपके हाथों पर, वैसे ऐसी कोई वैसी चीज नहीं है फिर भी आप जो है सावधानी के तौर पर ये सहारा आप ये पॉलीथीन को हाथ में लेके आप शरीर में जो है उसके ऊपर पूरे शरीर में
ये मतलब जो संवेदनशील अंग हैं, जैसे आँख को, मुंह को छोड़कर पूरे शरीर पर आप इस पर दवा का जो है पोंछा लगा दें या स्प्रे कर दें। इस तरह से ये किलनियाँ जो है, और इसका जो कांटेक्ट टाइम है वो 15 से 20 मिनट यदि उसको दवा को आप लगी रहने देंगे, और यदि पशु इस प्रकार की दवा यदि थोड़ी बहुत चाट भी लेता है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि आपने जो तमाम बीमारियों का जिक्र किया, अब संक्रमण से बचने के लिए पशुपालक क्या कर सकते हैं? संक्रमण यदि हो गया है तो इसके जो कुछ विशेष प्रकार के जो लक्षण होते हैं, इनको आप देखकर आप निकटतम पशु चिकित्सालय पर जाकर इनका विधिवत जो है उपचार कराएं। उपचार कराना ना भूलें। ये इस प्रकार की जो बीमारी हैं, आपके देसी नुस्खे से या किसी प्रकार की और काढ़ा दवाई पिलाने से ये ठीक होने वाली नहीं है। जब तक इसका जो उचित उपचार जो डॉक्टर द्वारा ही संभव हो सकेगा, तो निश्चित रूप से आप किसी भी योग्य पशु चिकित्सक से, सभी योग्य पशु चिकित्सक हैं, पशु चिकित्सालय जाकर आप जो है संपर्क करें और इनका विधिवत उपचार कराएं। पशुपालन के दरमियान जो पशुपालक होते हैं वो अपने स्वास्थ्य का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं? उनको क्या सावधानी बरतना चाहिए? देखिए, पशुपालक के लिए इसमें मतलब ये संक्रामक रोग नहीं है और किसी प्रकार की पशुपालक के लिए घबराने की बात नहीं है। ये सीधा प्रभाव हमारे पशु पर के स्वास्थ्य पर ही डालती हैं जो है। अगर इस बीमारी से अगर वो निपटते हैं तो जाहिर सी बात है उत्पादन भी बढ़ेगा, हाँ, पशुओं का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। देखिए, जहाँ तक हम इनकी लाइफ साइकिल हमारी किलनियों की समाप्त कर देंगे तो पशु के स्वास्थ्य के साथ साथ उसमें जो यदि पशु बीमार हो जाता है तो उस पर दवाओं पर जो खर्च आएगा, और उसके स्वास्थ्य के साथ साथ उत्पादन भी सीधा जुड़ा हुआ है, तो पशु के उत्पादन पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित रूप से पशुपालक भाइयों को चाहिए कि वो ये किलनियों का नियंत्रण अवश्य कर लें। बिल्कुल, पशुपालक बड़ी आसानी से सहकारी समितियों के माध्यम से सस्ती दवाइयाँ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, अपने पशुओं का ख्याल रख सकते हैं। पीके शर्मा जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम पशुपालन पर कुछ और चर्चाएं करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे किसान भाइयों। ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है। पशुपालन पर हम चर्चा कर रहे हैं, ग्रीष्मकालीन पशुपालन व्यवस्था पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पशु चिकित्सक पीके शर्मा जी मौजूद हैं। पीके शर्मा जी, हम बात कर रहे थे पशुओं में रोग के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में। अब हम पशुपालन के बीच जो आवास व्यवस्थाएं होती है, उनकी स्वच्छता की व्यवस्थाएं होती हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। कैसे पशुपालन के आवास को व्यवस्थित रखा जा सके, कैसे पशुओं को स्वस्थ रखा जा सके। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि पशुशाला जो है, गौशाला उनकी कच्ची हो अथवा पक्की, इससे कोई लेना देना नहीं है। जिनके पास सामर्थ्य अनुसार जो ये व्यवस्थाएं की जाती हैं, परंतु खास बात एक है कि इसमें जो है पशुशाला की जो है नियमित साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। जहां हमारा पशु रह रहा है वो जगह सूखी रहे, और वहाँ जो गोबर इत्यादि मूत्र वगैरह इसकी जल निकास की जो है उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और नियमित साफ सफाई भी गौशाला की यदि होती है तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ एक बात और ख़ास इसमें आ जाती है, यदि हम पशुशाला की जो है गौशाला की नियमित साफ सफाई करेंगे तो एक और जो भयावह बीमारी है जिसको थनैला रोग कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा माने पूरे वर्ष भर ही ये बीमारी जो है चलती है, और ये होती है हमारी गौशाला की साफ सफाई का ठीक तरह से ना हो पाना। इसमें क्या होता है कि मैं एक समझाइश के तौर पर
यानी आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा बिल्कुल। कि इसको किसान भाई कभी भी जब हमारी गाय भैंस को यदि थनैला रोग होता है तो इसको आप हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि इसमें पैथोलॉजिकल जो चेंज है, जो अडर है, हमारा जो थन है, उसमें इतनी जल्दी से हमारी जो मांसपेशियां, इसकी जो अयन का गठन है, उसमें आप देखेंगे, आपने अनुभव भी किया होगा कि जिस पशु के लिए जिस थन में ये थनैला रोग हुआ है, वहां पर जो पैथोलॉजिकल चेंज में एक बात कहूंगा कि धीरे से स्वेलिंग आएगी, वहां दूध, कई बार क्या होता है कि खून आता है उसमें से, कई बार देखने में आता है कि पानी आ रहा है थन में से, और कई बार ये भी देखने में आता है कि उसमें से छींचड़े आ रहे हैं। ये तीनों अवस्थाओं में आपको निश्चित रूप से तुरंत इसका उपचार कराना है। मैं आपको बिल्कुल घबरा नहीं रहा हूं। कई बार क्या होता है कि यदि हम एक दो दिन, अब पहले तो ऐसा भी चला करता था कि मैंने हमारे जो पशुपालक भाई, कई बहुत ही पहले की बात बता रहा हूं, अंधविश्वास इससे जुड़ा हुआ था कि हमारे पशु ने कहीं कोई गंदी जगह में चला गया होगा, कुछ चीज को नाक दिया होगा इसलिए ऐसा हुआ है, या थन चपट गया होगा, दब गया होगा इसलिए ऐसा हुआ है। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। इसमें जो पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंजाई हैं, जो भी रोग के जो रोगाणु हैं, वो छिद्र के माध्यम से अंदर प्रवेश पा गए हैं। और ये उसकी वजह एक है कि आप जो है गौशाला की साफ सफाई का ना रखना। यदि हम गौशाला को सूखी रखेंगे और समय समय पर वहाँ फिनाइल है, जो भी हमारी जो जीवाणु को मारने वाली जो चीज़ें हैं, उनका यदि छिड़काव समय समय पर हम गौशाला में करते रहेंगे तो ये चीज़ नहीं होगी। बिल्कुल तो इस तरह से महत्वपूर्ण बात आपने कही है। पशुओं की देखभाल में, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने में स्वच्छ वातावरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्रीष्म काल में पशुओं का आहार कैसा होना चाहिए, कैसे वो ग्रीष्म काल में उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं? जी देखिए, अभी तो मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों के पास, पशुपालक भाइयों के पास बरसीम भी अभी बनी हुई है, और हरे के रूप में, और साथ ही साथ नेपियर ग्रास है, आपकी जो पेरिनियल पैराग्रास है, ये भी हमारे पशुपालक भाई जो आजकल बहुत समझदार हो गए हैं और अपने खेतों में उगाने लगे हैं, और ये बहुवर्षीय घासें हैं। ये यदि आप प्रचुर मात्रा में यदि अपने पशु को उपलब्ध करा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, और उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ी रहेगी। दूसरी बात क्या है कि वो जो प्रजनन क्षमता है उनकी, समय पर ऋतु पर आना पशु को, और यदि ऋतु पर आया है तो कंसीव भी, फल भी वो बिल्कुल अनिवार्य रूप से, बिल्कुल मतलब उसको फल नहीं है, क्योंकि उसमें मिनरल्स, विटामिन्स जो उनकी प्रचुर मात्रा रहती है, तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा पशु का, और साथ ही साथ जो है उसका उत्पादन भी बढ़ा हुआ रहेगा। जिन किसान भाइयों के पास ऐसी स्कैर्सिटी भी, अभाव भी देखा जाता है, जिनके पास, सभी के पास हरा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो आसानी से उपलब्ध, जैसे आपके जो सुबबूल की पत्तियां हैं, गूलर की पत्तियां हैं, पीपल की पत्तियां हैं, बेम्बू लीव्स भी हैं, जो बांस की पत्तियां हैं, इनको भी आप लाकर उनको खिला सकते हैं, और बड़े चाव से हमारे पशु इनको खाते हैं, और इनमें वो सब चीज़ें, खनिज, विटामिन जो रहते हैं, तो हमारे पशु के स्वास्थ्य को तो ठीक रखेंगे ही, और आपका जो दूध का जो ग्राफ है, उत्पादन है, वो भी बढ़ा हुआ रहेगा। बिल्कुल, ये एक तरह का पौष्टिक आहार हो गया पशुओं के लिए। बिल्कुल, तो पशुओं के लिए पौष्टिक आहार है। भीषण गर्मी से पशुओं को कैसे बचाया जा सकता है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अब धीरे से बिल्कुल तापमान जो है, तपा की स्थिति भी बन सकती है। अभी उतना तापमान नहीं बढ़ा, लेकिन मानना पड़ेगा, यदि बाहर हम देखते हैं तो इसमें तापमान काफ़ी बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में पशुपालक भाइयों को चाहिए कि वो हमारे पशु के लिए खाली पेट उसको ना रहने दें, मतलब उसको नियम से जो है, समय जो भी आपकी जो सानी बनाने का टाइम है, उसको खिलाने का है, वो बिल्कुल उसको पेट खाली ना रहने दें, और एडलिप पानी भी समय समय पे उसको पिलाते रहें। यदि पानी शरीर में रहेगा, यदि पानी पिलाकर आपने उसको ओपन पैडॉक में खोड़ा है या बाहर घूमने के लिए छोड़ दिया है, तो पानी यदि उस जानवर ने पिया है तो उसको तपा की स्थिति निर्मित नहीं होगी। और विशेषज्ञ अपने स्तर पर काम करें। आप भी लंबे समय से काम कर रहे हैं, विभागों में, अलग अलग विभागों में आपने काम किया, तो किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, अभी जैसे ये ग्रीष्मकालीन का समय है, और अब तापमान बढ़ने वाला है और बढ़ चला है, तो ऐसी स्थिति में जो है खान पान सुनिश्चित आप करें, और दूसरी, पानी जहाँ तक हो सके
पूरे समय हमारे पशु के लिए पानी उपलब्ध, ताज़ा पानी, आप स्वच्छ पानी जो है उसको उपलब्ध कराएं। और साथ ही साथ जो है, जैसे मैंने अभी थनैला रोग के बारे में बताया, तो इसका भी विशेष ख्याल रखें। और जिन किसान भाइयों के जो बाहर जानवर छोड़ देते हैं कई तालाब के किनारे, तालाब का किनारे का जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे जा चला है। ऐसे में एवेपोरेशन होता है तो पानी भाप बनकर जैसे ही उड़ता है तो वहां पर क्या है, जो घेंगे होते हैं, स्नेल, उसमें क्या है, एक विशेष प्रकार का जो परजीवी होता है वो जो है लिवर फ्लूक नाम की बीमारी फैलाता है। और पशु की आदत होती है वो पशु गहराई में ना जाके, जहां पानी किनारे पर छिर जिसको बोलते हैं, वहां लगा हुआ पानी उसको यदि पीता है तो वहां पर वो उस पानी के साथ साथ वो घेंगे भी पशु के शरीर में चले जाते हैं और उसको जो है लिवर फ्लूक की नाम की बीमारी हो जाती है। लिवर फ्लूक की जो बीमारी है उसके प्रमुख लक्षण हैं, शूटिंग डायरिया जानवर को होगा, बिल्कुल तेज पिचकारी वाले दस्त उसको पशु को आएंगे। तो आप समझ जाएं, जो जिन किसान भाई के जानवर यदि तालाब के किनारे, सूखे हुए तालाब के पास जाते हैं तो वही बीमारी इनको हो गई है। बिल्कुल किसान भाइयों, तो लाभकारी जानकारियां पीके शर्मा जी ने आपको दी हैं। अगर आप पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो उभरता हुआ व्यवसाय है पशुपालन का, अनंत संभावनाएं हैं। ग्रीष्म काल में जो सावधानियां आपको बरतनी है, जो सुरक्षा बरतनी है, पशुओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, तमाम जानकारियां हमने इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाई हैं। बहुत धन्यवाद पीके शर्मा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। चलिए किसान भाइयों, अब वक्त हो गया है खबरें खेती का। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान, किसानों और पशुपालकों को बड़ी सौगात। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 5 मई तक। सहकारिता के माध्यम से समृद्धि संभव। सोलर लाइट ट्रैप को मिला पेटेंट। और अब खबरें विस्तार से। बुआई का रकबा बढ़ने और अनुकूल मौसम के कारण चालू रबी सीजन 2024-25 में देश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। केंद्र सरकार द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमान में कहा गया है कि देश में गेहूं का उत्पादन 11.54 करोड़ टन रहने की उम्मीद है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अनुमानों को मंजूरी देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कार्यरत है। सरकार किसानों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट विधानसभा में पेश किया। बजट में कृषि और किसानों के लिए कई अहम योजनाएं की गईं। मोहन सरकार की ओर से 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हर वर्ग के विकास और विश्वास का बजट बताया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बजट में किसानों को आर्थिक मदद, बीमा सुरक्षा और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय को 40 करोड़ से लेकर सीएम किसान योजना के लिए 5,220 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। श्री देवड़ा ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी से शुरू हो चुकी है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 5 मई तक की जाएगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये के अलावा किसानों को 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी देगी। इस बार 2,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा। किसानों को गेहूं खरीदने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करनी होगी। साथ ही जिन किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए अभी तक पंजीयन नहीं कराया है, वे 31 मार्च 2025 तक करवा सकते हैं। सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि सहकारिता का संकल्प नए आयाम स्थापित करेगा। सहकारिता के माध्यम से ही समृद्धि स्थापित होगी।
जरूरत है मेहनत, लगन और पारदर्शिता की। श्री सारंग ने कहा कि नवाचार से किए गए कार्य के जरिए व्यक्ति नई ऊंचाइयों को पा सकता है। श्री सारंग अपेक्स बैंक परिसर स्थित समन्वय भवन में पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना अंतर्गत ई पैक्स प्रशिक्षण सह संवेदीकरण कार्यक्रम पर राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने सहकारिता विभाग में 25 अनुकंपा नियुक्ति पाने वालों को नियुक्ति आदेश भी प्रदान किए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल भी उपस्थित थे। श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता में ब्रांडिंग और दृढ़ता के साथ काम करने की भावना स्थापित हो, नित नए नवाचार के जरिए अपनी पहचान बनाएं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के हित में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया है। दरअसल सौर ऊर्जा चलित प्रकाश प्रपंच का निर्माण कर यह उपलब्धि प्राप्त की है। सोलर इंसेक्ट ट्रैप का भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा डिजाइन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र डॉक्टर संजय पैंशपायन, मनोज गंगराड़े एवं अरुण कुमार पटेल के नाम से प्रदान किया गया है। इस उपलब्धि पर कुलपति डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा ने वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि यह सोलर इंसेक्ट ट्रैप हर छोटे छोटे किसानों तक पहुंचेगा और उनके लिए कीट प्रबंधन हेतु कारगर सिद्ध होगा। इसके उपयोग से किसानों की आय बढ़ेगी, साथ ही कीटनाशक की लागत में भी कमी आएगी। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।